नमस्कार, मैं जर्नलिस्ट दुर्गेश कुमार एक बार फिर आप सभी के बीच में बहुत दिनों के बाद आ रहा हूँ। और जो इस समय जो आपको पता है कि अप्रैल माह चल रहा है और अप्रैल माह में प्रत्येक वर्ष संचारी रूप पखवाड़ा के रूप में मनाया जाता है। अब बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल होता है, क्या है संचारी रोग, क्या है और क्या है ये पखवाड़ा, कैसे रोगों से बचा जाए, क्या है इन रोगों के लक्षण। अक्सर गांव में देखा जाता है कि लोग जानकारी के अभाव में अक्सर बीमारियों के चपेट में चले जाते हैं और कभी कभी उनकी मौतें भी हो जाती हैं। तो बहुत सारी जानकारियों के लिए हम सीधा अन्य बातें न करते हुए जो जिला के मलेरिया अधिकारी हैं सुनील चौधरी जी, हम उनसे जुड़ेंगे और जुड़कर हम आपको ये सीधा जानकारी देने का प्रयास करेंगे कि आखिर संचारी रोग है क्या और इसमें हमें बचाव क्या करनी है, और जो प्रथम दृष्टिया जो उपचार हम अपने घरों में कर सकते हैं बिना किसी खर्च के, उसको कैसे किया जाए और उससे बचाया जाए। तो हमारे साथ जुड़े हैं सुनील कुमार जी, जो जिला मलेरिया अधिकारी है। बहुत बहुत सर आपका धन्यवाद हमारे यूट्यूब धन्यवाद। चैनल पर। मैं ये जानना चाहूँगा सर, ये संचारी रोग पखवाड़ा चल रहा है, प्रत्येक वर्ष चलता है, ये संचारी रोग है क्या सर? दुर्गेश जी, जैसे आपने पूछा कि संचारी रोग है क्या। संचारी रोग ऐसे रोगों को कहा जाता है जिसके संचरण में बीच में कोई कारक हो। जैसे कि संचारी रोगों में हम मलेरिया की बात करते हैं, डेंगू की बात करते हैं, इंसेफ्लाइटिस की बात करते हैं, फाइलेरिया की बात करते हैं, कालाजार की बात करते हैं। ये ऐसी बीमारियां हैं जो सीधे नहीं होती हैं। वो इसके होने के पीछे एक कारक है, बीच का एक कारण होता है, एक वेक्टर की भूमिका होती है। जैसे हम मलेरिया की बात करें तो मलेरिया में इसका एक वेक्टर मॉस्किटो होता है। यही चीज़ें हमारी जेई में है, यही चीज़ें हमारी फाइलेरिया में है, यही चीज़ें हमारे डेंगू में है। तो मच्छरों से होने वाली बीमारियों को प्रायः हम संचारी रोग की बीमारियां कहते हैं। इसके अलावा अन्य भी बीमारियां हैं जिसके संचरण होते हैं, उसको हम संचारी रोग में लेते हैं। इसके लक्षण क्या होते हैं सर? जैसे शुरुआत में होता है कि मौसम भी परिवर्तन होता है, सर्दियों के बाद गर्मी आ जाती है। तो अमूमन आप मानिए कि किसान है, खेतों में काम करता है, तो सुबह सर्दी और इतनी तेज गर्मी, तो अमूमन उसको बुखार आ जाता है। तो बुखार आने का लक्षण या क्या ऐसे लक्षण है कि उसको पता चले कि वो संचारी रोगों से होने वाले से ग्रसित है या अन्य उसको कोई दिक्कत है? देखिए, जैसे ये अप्रैल का महीना चल रहा है, अप्रैल का महीना शुरू हुआ है, मार्च का महीना खत्म हुआ है। तो अप्रैल और मार्च के महीने के बीच का सीजन जो होता है वो ट्रांजिशन सीजन होता है। इसमें हमारा टेम्परेचर वो 25 डिग्री से बढ़ के 27 30 33 तक हो जाता है। वो ये ये टेम्परेचर है वो एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है मच्छरों के प्रजनन के लिए। ठीक है, यही स्थिति हमारी होती है जो जुलाई के महीने में हम जाते हैं। जुलाई के महीने में ये बरसात की ऋतु होती है और वर्षा के साथ साथ हमारे यहाँ जल जमाव की स्थिति बन जाती है। ऐसी परिस्थितियों में हमारे मच्छर के प्रजनन की संभावनाएं बढ़ जाती हैं और मच्छर प्रजनन होते भी जाता है। और इस स्थिति में संचारी रोगों के होने की संभावना बढ़ जाती है। अब संचारी रोगों की होने के कारण होता क्या है कि इन बीमारियों में पहले जो लक्षण हमारा बुखार का लक्षण है। बुखार के लक्षण के साथ साथ अलग अलग जो बीमारियां हैं अलग अलग उसके लक्षण हैं। जैसे हम मलेरिया की बात करते हैं तो मलेरिया में बुखार तो होता ही है, बुखार के साथ साथ कपकपी आती है, जाड़ा लगता है। ये एक सामान्य लक्षण है और इसका एक नियमित अंतराल होता है। ऐसा नहीं कि दिन भर ठंडी लगती है, एक नियमित अंतराल के साथ ठंडक लगती है। ये लक्षण हो सकता है कि तब हम कह सकते हैं कि मलेरिया का लक्षण हो सकता है। लेकिन जब तक हम किसी बीमारी की जांच न करा के पुष्ट हो जाए तब तक हम ये नहीं कहेंगे मलेरिया हो जाए। और उसके साथ साथ जैसे हम डेंगू की बात करें, डेंगू में भी बुखार होता है, तेज बुखार होता है। उसके साथ साथ जितने भी हमारे ज्वाइंट्स हैं, ज्वाइंट्स पेन होते हैं, आँख की कटोरी जो होती है ऑर्बिटल होता है उसमें पेन होता है। और कभी कभी जब हमारे प्लेटलेट्स काउंट बहुत घट जाते हैं तो वो हीमोरेजिक कंडीशन में आ जाता है। वहाँ पे हमारी शरीर से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है और ब्लीडिंग उन स्थानों से होती है जहाँ पे हमारे इजी पोर्स होते हैं, जैसे हमारे मसूड़े हो गए या फिर नाक हो गया, वहाँ से हमारी ब्लीडिंग होती है। तो किसी भी संचारी रोग में पहला और प्राथमिक लक्षण हमारा बुखार है। उन लक्षणों के साथ साथ अन्य भी कारक होते हैं, जैसे कहीं कपकपी आ गई, कहीं ज्वाइंट्स पेन हो गए, ऐसे लक्षण हैं। तो ऐसे में हमें करना क्या चाहिए कि हम अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र, अब नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में हमारे पीएससी और सीएससी के साथ साथ हमारे जनपद में लगभग 268 हमारे पास सीएचओ के सेंटर हमारे हैं। वो लमसम एक ग्राम उसमें न्याय पंचायत के स्तर पे है या उससे कम पे भी हैं। तो वहाँ पे इन सीएचओ के पास या हमारे सीएससी पीएससी पे जो एलटी और एलए हैं उनके पास ये मलेरिया की किट, डेंगू की किट ये उपलब्ध रहती है। और अन्य इसमें जो जांचों की आवश्यकता पड़ती है उन जांचों के लिए हम फर्दर उसको रेफर करते हैं सैंपल लेके जिला चिकित्सालय के सेंट्रल लैब में। तो ये व्यवस्था हमारी चिकित्सा में पहले तो हम जांच करते हैं और जांच के बाद यदि कोई रोगी की पुष्टि पाई जाती है तो उसकी हम चिकित्सा और उपचार की बात करते हैं। और इस चिकित्सा उपचार के लिए हमारे जनपद स्तर पे पीआईसीयू की सुविधा है। हमारे दो आपके मिठवल में और डुमरियागंज में मिनी पीआईसीयू की सुविधा है। और अन्य जो हमारे सीएससीज हैं
या पीएचसी हैं, वहाँ पे हमारे ईटीसी की सुविधा है कि वहाँ पे ऐसा कोई भी हाई ग्रेड फीवर का रोगी, हाई ग्रेड का मतलब है कि 102 डिग्री से ज़्यादा का अगर कोई रोगी है तो उसको हम हाई ग्रेड फीवर का रोगी कहते हैं, या अन्य भी कोई फीवर का सामान्य रोगी पहुँचता है तो उसके इलाज की समुचित व्यवस्था है। वहाँ पे ट्रेंड हमारे चिकित्सक हैं, और ट्रेंड चिकित्सकों के साथ साथ हमारी एक पैरामेडिकल की टीम है जिसमें 4 स्टाफ नर्स प्रायः है, कि कुछ जगहों पे 1-2 अगर नहीं है तो 3 से या 4 हमारे स्टाफ नर्स हर जगह पे हैं जो नियमित चिकित्सा करते हैं। कभी कभी ये देखा जाता है सर कि गांव में आदमी पीड़ित हो गया, बुखार हुई और मलेरिया हुआ, उसमें ये देखता है कि अपने नज़दीकी जो भी प्राथमिक या स्वास्थ्य सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ वो जाता है, वहाँ उसको सुविधाएं नहीं मिल पाती है। ऐसी स्थिति में उसके लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? देखिए, ये जो बात आप कह रहे हैं कि सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं, मैं आपकी बात को पूर्णतः स्वीकार तो नहीं कर सकता, लेकिन हो सकता है कि नहीं मैं मिल ग्रामीण तबके की बात कर रहा हूँ मैं। देखिए, ग्रामीण तबके में चूंकि अब सीएचओ का जो सेंटर है, हम जब तक ये पीएससी के कॉन्सेप्ट तक थे वो दूरी ज़्यादा थी। अब मुझे लगता है कि सीएचओ अगर हम जिस भी गांव में है उस गांव से 3-4 किलोमीटर की दूरी में दायरे में कोई ना कोई सीएचओ, और सीएचओ हमारा ट्रेंड पर्सन है। अच्छा, ये जो भी जांच होता है, ये सब सरकार की तरफ से निःशुल्क होता है या किसानों को कुछ या आम आदमी को कुछ देना भी पड़ता है? नहीं, सरकारी सुविधा में जो भी जांच होती है वो पूर्णतः निःशुल्क होती है। जांच के साथ साथ चिकित्सा की जो भी व्यवस्था है वो भी निःशुल्क अच्छा, होती है। मलेरिया निकल जाए या मान लीजिए डेंगू निकल जाता है, तो मान लीजिए उसको भर्ती करना पड़े तो सारे खर्च जो है सरकार अपने तरफ से वहन करती है, या फिर रोगी को भी उसमें कुछ कंट्रीब्यूशन होता है या उसको भी कुछ देना पड़ता है? नहीं नहीं, देखिए, रोगी को अपने स्तर से किसी एक पैसे का कहीं कोई खर्च नहीं है। जो भी अगर कोई रोगी कहीं भी चिन्हित हो जाता है, चिन्हित होने के लिए के बाद उसके उपचार की सारी व्यवस्था की जिम्मेदारी हमारे स्वास्थ्य विभाग की है। उससे कहीं पे एक पैसे की कहीं पे कोई आवश्यकता नहीं होगी। सर ये बताइए कि संचारी रोग में टोटल कितने विभागों को मतलब सम्मिलित करके काम किया जा रहा है, और उनके परस्पर क्या क्या उत्तरदायित्व हैं? देखिए, संचारी रोगों में कुल मिला के 11 विभाग कार्य कर रहे हैं, जिसमें चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग नोडल विभाग की भूमिका कार्य कर रही है। इसके साथ साथ क्योंकि संचारी रोग केवल एक रोग ही नहीं है, रोग होने के कारकों को भी कार्य करता है वो। जैसे कि अगर हम मॉस्किटोज की बात कर लें, तो मॉस्किटो ऐसा नहीं कि मॉस्किटो स्वतः कहीं पैदा हो जा रहा है, मॉस्किटो पैदा होने के पीछे के कारक भी हैं। ऐसी परिस्थितियां क्यों बनी कि जब मच्छर प्रजनन बढ़े हमारे, जैसे कि हम देखते हैं कि कहीं पे अगर जल जमाव की स्थिति हुई, गंदगी की स्थिति हुई, तो वहां पे मच्छर प्रजनन की संभावनाएं बढ़ जाती है। और ऐसे दशा में मच्छर प्रजनन के कारकों को समाप्त करने के लिए इसमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जब ये कार्यक्रम संचालन शुरू कराया, उसमें पंचायती राज विभाग ग्रामीण क्षेत्रों में और नगरीय क्षेत्रों में हमारे नगर पालिका और नगर पंचायतों और नगर निगम को ये दायित्व दिया गया कि साफ सफाई और स्वच्छता की सारी गतिविधियां ये इन विभागों के द्वारा की जाएगी। देखिए, और इसी के साथ साथ हमारा एक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की भी एक भूमिका इसमें है। हम 2016 के बाद से देखते हैं कि दिमागी बुखार की समस्या, जो इंसेफ्लाइटिस की समस्या थी, इसमें एक नई तरह की समस्या निकल के आई, वो स्क्रब टाइफस एक बीमारी निकल के आई। स्क्रब टाइफस की बीमारी में बहुत बड़ी भूमिका हमारी चूहे छछूंदरों की होती है। तो चूहे छछूंदरों पे नियंत्रण हेतु हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का ही अनुषंगी है प्लांट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट। प्लांट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट में भी ये लोगों में जन जागरूकता लाई जाती है कि चूहों से कैसे बचें हम। तो इसके लिए हमारे कृषि विभाग ये आपका हो सकता है। और साथ ही साथ जो प्रारंभ में जब ये दिमागी बुखार शुरू किया तो हम इसको जेई के नाम से जानते थे। प्रारंभ में हम जेई कहते थे। तो जेई का जो मेन कारण था वो ये माना जाता है, इंटरमीडिएट होस्ट इसमें माने जाते थे कि सुअर या पक्षी होते थे वो। तो ऐसी दशा में चूंकि सुकर पालन का ये सारा नियंत्रण हमारे यहाँ पशुपालन विभाग द्वारा किया जाता है, इसलिए हम पशुपालन विभाग को भी शामिल करते हैं इसमें। इसके बाद हम देखते हैं कि जो भी बीमारियां हो रही हैं प्रायः ऐसे बच्चों को होती हैं, क्योंकि दिमागी बुखार की बीमारी थी जो शुरुआत में बल्क में केसेस आते थे, वो मान के चलिए 90 से 95% केसेस हमारे ऐसे बच्चों में आते थे जो 15 वर्ष से कम के होते थे। तो 15 वर्ष से कम के बच्चे वो होते थे प्रायः कि जो माल नरिश्ड होते थे, जिनमें पोषण की स्थिति कमजोर होती थी। इसलिए इस अभियान में हमारे आईसीडीएस विभाग को भी शामिल किया गया। साथ ही साथ हम इसमें शामिल करते हैं उद्यान विभाग को भी, लेकिन उद्यान विभाग की भूमिका बहुत बड़ी नहीं है। ये है कि उसमें कहा जाता है कि अपने घरों के इर्द गिर्द ये ऐसे पुष्प लगाएं कि जहां से पौधे लगाएं जो मच्छरों से दूर कर सकते हैं। और इन सारे विभाग के कार्यों को जनता तक पहुंचाने का कार्य हमारे सूचना एवं जनसंपर्क विभाग का है कि जो लास्ट में अंत में आप क्या कहना चाहेंगे अपने उन भाइयों को या किसानों को, ग्रामीण के लोगों को, जो जिन तक ये सूचनाएं लेट में पहुंचती है, और कहीं कहीं देखिए जानकारी ही एक बचाव होती है और जानकारी नहीं होता है तो पता नहीं कितने लोगों की ऐसे ही मौत हो जाती है। क्या कुछ कहना चाहेंगे उन लोगों के लिए?
देखिए, मैं आपके माध्यम से जनपद के नागरिकों से ये कहना चाहता हूँ कि जो भी संचारी रोग हैं, संचारी रोगों से हम बच सकते हैं। थोड़े से व्यक्तिगत प्रयास करने पड़ेंगे हमें। व्यक्तिगत प्रयास क्या करने पड़ेंगे? संचारी रोग मुख्यतः हमारे मच्छरजनित बीमारियाँ हो, मैक्सिमम हमारी है मच्छरजनित बीमारियाँ हैं, और मच्छरजनित बीमारियों को होने के लिए जल जमाव की है। तो जल जमाव केवल घर के बाहर की बात नहीं, घर के अंदर की बात भी है। तो हमें प्रयास ये करना है कि घर के अंदर कहीं जल जमाव न होने पाए। छतों के ऊपर हम देखते हैं बरसात के मौसम में जो टायर ट्यूब या टूटे फूटे बर्तन होते हैं, उसमें पानी इकट्ठा रह जाता है। वो डेंगू का एक कारक हो सकता है। साथ ही साथ हम घरों के बाहर देखते हैं, जब कूड़े का निस्तारण करते हैं तो हम घर से निकाल के कूड़े को इधर उधर फेंक देते हैं। तो हमें ये प्रयास करना है, क्योंकि जो हम बाहर फेंक रहे हैं उनसे बीमारियां ही हम तक मिलनी है वो। तो उसका जो एक निस्तारण किया जाए, वो निस्तारण एक प्रॉपर तरीके से किया जाए। जो हमारे सफाई कर्मी है, पंचायत राज विभाग की सफाई कर्मी है, उनका एक रोस्टर होगा कि कब से कब तक पहुंचते हैं। उनके माध्यम से उसको निस्तारित करें। घर के अगल बगल कोई गड्ढे हैं तो स्वतः प्रयास करें, जन सहयोग से उसको हम पाट दें कि पानी कहीं इकट्ठा न होने पाए, कूड़ा निस्तारित हो जाए। और घर के अंदर अगर मच्छर हैं तो मच्छर के लिए हम और ये उपयोग कर सकते हैं, जो भी आपके ये इस तरह की औषधियाँ हैं उसका उपयोग कर सकते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि मच्छरों से बचने के लिए हम मच्छरदानी का प्रयोग करें। मच्छरदानी एक ऐसी व्यवस्था है कि वो जो एक न्यूनतम राशि से लेके हो सकता है कि वो 500-600 तक भी मिलती है, लेकिन 100 रुपये, 150 रुपये, 200 भी मच्छरदानी मिलती है। अगर हम मच्छरदानी का प्रयोग करेंगे, क्योंकि मच्छरों का प्रकोप दिन की अपेक्षा रात में ज़्यादा होता है, तो हमें अच्छा दिन में हम जब बैठे हैं तो मच्छर काटने की संभावनाएं थोड़ी सी कम होती हैं। लेकिन रातों में हम जब सोए रहते हैं, अगर मच्छरदानी का प्रयोग नहीं करते हैं, तो वहाँ से संभावनाएं ये होती हैं कि मच्छर हमें काटें और हम बीमारियों का प्रसार हो सके। तो हमारा अनुरोध बस यही रहेगा कि जो भी हम प्रयास करें कि मच्छरदानी का प्रयोग करें रात में सोते समय, घर का वातावरण अपने शुद्ध रखें। और ये केवल अपने ही तक सीमित न रखें, अपने हित मित्र, अगल अड़ोसी पड़ोसी सबको ये बताएं कि ऐसी परिस्थितियां न पैदा होने पाए जहाँ पे ये मच्छर जनित परिस्थितियां हो जाए और बीमारियों का प्रसार हो सके। अगर हम ये प्रचार कर पा रहे हैं तो निश्चित रूप से जनपद सिद्धार्थनगर एक दिन इन बीमारियों से मुक्त होगा वो। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ जिला मलेरिया अधिकारी, जिन्होंने ये बताया कि कैसे संचारी रोगों से हमें बचाव हो सकती है। पास में हम अपने साफ सफाई रखें। ये ज़रूरी नहीं है कि वो विभाग वहाँ तक पहुँचे ना पहुँचे, लेकिन हमारे भी कुछ उत्तरदायित्व होते हैं। अपने घरों के आसपास सफाई रखें, पानी इकट्ठा ना होने दें। और यदि बुखार होता है तो जैसा कि आपने बताया, अपने नज़दीकी किसी स्वास्थ्य केंद्र पर जाएं, घबराएं नहीं। सरकार आपके साथ है और पूरी तरह से आपके इलाज निःशुल्क होंगे। इसी के साथ धन्यवाद।